जी, मैं समीर पालीवाल से आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक इतिहास विभाग। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ उस टॉपिक की चर्चा अपन ने पहले भी एक बार की है, वो है भारत में किसान आंदोलन। इसका अपन एक अगर देखा जाए तो फेज़ 1 अपन पहले कर चुके हैं कि किस तरह भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनको किसान आंदोलन की शुरुआत करने का मुख्य श्रेय दिया जाता था, उन्होंने किस तरह भारत में किसान आंदोलन को आरंभ किया और भारत में समय समय पर किस तरह किसान आंदोलन ने एक राजनीतिक, एक सामाजिक रूप अख्तियार किया और किस तरह इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 में ये बताया था कि किसान आंदोलन ने यद्यपि अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए ही ये आंदोलन आरंभ किया था, परंतु देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन किसान आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी क्रम में अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भारत में किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले पाबना, बंगाल जिले में जो पाबना नामक स्थान है, वहाँ पे किसान आंदोलन, एक किसान सभा की शुरुआत का मुख्य श्रेय इस जगह हो जाता है। इस सब यहाँ पे किसानों द्वारा, काश्तकार जमींदारों द्वारा जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण करने पर, अधिक लगान लेने पर विरोध किया गया और उसके परिणाम स्वरूप एक कृषक संघ बनाया गया, जिसका मेन मकसद था कि पैसे इकट्ठे करके सभाएं आयोजित करके किसानों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से तैयार करना, एक मंच तैयार करना, एक उनके लिए एक अपनी मांग उठाने का एक आधार तैयार करना। इसी क्रम में अगर अपन आगे देखें, मैं आपको जो मेन किसान आंदोलन है उनके बारे में कुछ शॉर्ट में आपको ये आउटलाइन टाइप में ये बता रहा हूँ। इस तरह अपन देखें तो एक दक्कन का विद्रोह है। ये भारतीय किसान आंदोलन केवल 1 या 2 जगह ही सीमित नहीं रहा भारत में, अभी तो उत्तर में, दक्षिण में कई जगह ये आंदोलन अपने अपने स्तर के हिसाब से, अपने संगठन के हिसाब से ये चलता रहा। तो जो दक्कन का विद्रोह था वो भी पूना और अहमदनगर के जमींदारों द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, उनकी ज़मीनों पर जो उन्होंने डिक्री प्राप्त कर ली थी, अधिकार प्राप्त कर लिया था, उसके कारण उन्होंने किसानों ने दक्कन में भी विद्रोह कर दिया, या दक्कन में भी एक किसानों का विद्रोह आरंभ हो गया, जिस दक्कन के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मतलब एक हो गया बंगाल का पाबना, एक हो गया दक्कन का विद्रोह, अब तीसरा उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन। अपन ये देखेंगे कि किसानों को संगठित कर खुलकर उनको किसान सभाएं जो बनाई गई, उनको खुलकर उनका एक मंच दिया गया और उसके लिए उनका विरोध जो था इन मंच के द्वारा पब्लिक तक, सरकार तक, जमींदारों तक पहुंचता रहता था। होम लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास और मदन मोहन मालवीय की दिशा निर्देश के परिणाम स्वरूप 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की शुरुआत की गई। इस मेन किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों का जो आंदोलन था, जिसे एका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उस आंदोलन में शक्ति प्रदान करना, उस आंदोलन को शक्ति प्रदान करना। तो उत्तर प्रदेश का कूका आंदोलन जो एका आंदोलन जो था वो भी उत्तर प्रदेश में किसानों का एक आंदोलन था। ऐसे ही अपन देखें मोपला विद्रोह। मोपला कहाँ है? केरल में। तो केरल में मालाबार में किसानों का जो 1920 में जो उन्होंने विद्रोह किया वो मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, या देखा जाए तो अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद आदि कई नेताओं ने का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। मतलब इस आंदोलन में हम देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने परस्पर सहयोग से
इस आंदोलन का साथ दिया, परंतु इसे सांप्रदायिक ठहराकर इसको कुचल दिया गया। ऐसे ही एक किसान आंदोलन की अगर हम चर्चा करें तो उधर कूका आंदोलन, कृषि संबंधित समस्याओं के लिए अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। कालांतर में उनको कैद करके रंगून भेज दिया गया, किंतु कूका आंदोलन भी किसान आंदोलन की एक कड़ी में शामिल हो गया। इसके साथ रामोसी का किसान आंदोलन, महाराष्ट्र में रामदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी के किसानों ने एक जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध। मेन चीज़ मैं आपको जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुख्यतः जो भारत में किसान आंदोलनों की शुरुआत है वो जमींदारों सरकारों के अत्याचारों दमन के परिणाम स्वरूप ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि सरकार के सहयोग से, सरकार के संरक्षण से जमींदारों ने सरकार को लगान अधिक से अधिक देने के लिए किसानों का अत्यधिक मात्रा में शोषण किया, और ये समस्त जितने भी आंदोलन हुए वो मुख्यतः इन्हीं व्यवस्थाओं के विरुद्ध थे। तो रामोसी का जो किसान आंदोलन था वो महाराष्ट्र में वासुदेव फड़के के नेतृत्व में किसानों ने रामोसी का आंदोलन किया, वो भी जमींदारों के विरोध में था, और उसमें भी जमींदारों की मांग के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग भाग लिया, और जमींदारों की और सरकार की इस व्यवस्था का भरपूर विरोध। ताना भगत आंदोलन, इसकी शुरुआत बिहार में हुई, जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं ताना भगत। ये ताना भगत, इसके प्रवर्तक जतरा भगत थे जो इस किसान आंदोलन से संबंधित थे, और उन्हीं के कारण ये ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। मुन्ना आंदोलन की समाप्ति के बाद ये ताना भगत आंदोलन आरंभ हुआ। यह आदिवासी जनता को संगठित कर नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। देखिए आप, किसान प्लस आदिवासी, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जो किसानों के साथ साथ आदिवासियों के साथ साथ उससे अप्रत्यक्ष रूप से इस स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट कर रहा था। यद्यपि ये किसान आंदोलन थे, परंतु फिर भी ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक कड़ी के रूप में इनको माना जा सकता है कि इनसे जनता में एक विरोध, एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिनके परिणाम स्वरूप एक व्यापक वैचारिक मतभेद आरंभ हुआ। तो इस मायने में ये देखा जाए तो बिरसा मुंडा जो था उसके आंदोलन का ही विस्तार था। इसमें जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए आंदोलन हुआ। तेभागा आंदोलन, बंगाल के तेभागा का आंदोलन सर्वाधिक सशक्त किसान आंदोलन था। इसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन बंगाल के 28 में से काफ़ी जिलों में फैला, व्यापक स्तर पर यह आंदोलन फैला। इसमें किसान सभा के आह्वान पर किसानों ने 50 लाख किसानों ने इसमें भाग लिया। तो तेभागा आंदोलन जो था वो देखा जाए तो एक व्यापक किसान आंदोलन था। इसके अतिरिक्त तेलंगाना का आंदोलन, आंध्र प्रदेश में आंदोलन जमींदारों साहूकारों के शोषण के विरुद्ध 1946 में आरंभ किया गया था। मतलब स्वतंत्रता के करीब शुरुआत में ये आंदोलन जो आरंभ हुआ आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का आंदोलन, ये भी एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का चरित्र कुछ हद तक इनसे इसलिए अलग था कि अधिकांश मांगें इनकी आर्थिक थी। इन्होंने कभी ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध नहीं किया, इन्होंने ब्रिटिश नीति का विरोध किया। लेकिन इस आंदोलन की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या रहा? अपन देखेंगे कि मुख्यतः सारे जो आंदोलन थे उनमें सभी में असफलता के पीछे राजनीतिक संगठन, कुशल नेतृत्व आदि ऐसी कई प्रॉब्लम थी जिनके कारण ये समस्त आंदोलन सफल नहीं हो पाए। इसी तरह अपन देखें तो बिजौलियों का किसान आंदोलन, यह मशहूर किसान आंदोलन भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहा, जो विजय सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में आरंभ हुआ, जो लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने निरंकुश नौकरशाही और स्वेच्छाचारी के विरुद्ध इस आंदोलन में सामंतों के विरुद्ध बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसा कि मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने को से माना जाता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की, उन्होंने इन किसान आंदोलन को एक नया रूप, एक नया माहौल, एक नया मंच,
एक नया संगठन, एक नया नेतृत्व दिया। इनके कारण किसान आंदोलन जो प्रारंभिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे थे, आगे आगे चलते चलते धीरे धीरे अपने सशक्त रूप को प्राप्त करते जा रहे थे। इन्होंने सरकार को इस रूप में, जमींदारों को इस रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उनके हितों के लिए कुछ नीति नहीं बनाई गई तो संभवतः यह आंदोलन काफ़ी व्यापक स्तर पर असंतोष पैदा कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र बिहार का अपन देखेंगे तो चंपारण का आंदोलन, जिसे तिरकठिया पद्धति वाला सिस्टम के कारण ये आंदोलन हुआ। किसानों की ज़मीन के एक हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। किसानों ने इसका व्यापक विरोध किया और जिसे नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने इस चंपारण आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और किसानों के हितों के लिए काफ़ी कार्य किया। चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने खेड़ा में किसानों की समस्या को लेकर 1918 में एक आंदोलन आरंभ किया जिसे खेड़ा सत्याग्रह किया, जो गुजरात में है। ईश्वर दरबार, इसके आंदोलन की बागडोर जो संभाली वो सरदार वल्लभ पटेल ने संभाली। बारडोली सत्याग्रह, ये भी एक तरह से किसानों का सत्याग्रह था जो गुजरात के बारडोली तालुका में आरंभ हुआ था। इसमें सभी जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया, किसानों ने ही नहीं बल्कि जनजाति लोगों ने हिस्सा लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में ये तमाम, ये समस्त जितने किसान आंदोलन हुए, ये सभी राजनीति, किसानों के हितों, किसानों की समस्याओं, किसानों के व्यक्तिगत हितों, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आरंभ हुए। जबकि इसमें हम देखेंगे तो समय समय पर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ के नेताओं ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कई लोगों ने इन आंदोलन की बागडोर संभाली, इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। चूँकि ये आंदोलन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, राजनीतिक व्यवस्था का आधार थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक कड़ी थे। इसलिए इन समस्त आंदोलनों में हम देखेंगे कि बढ़ चढ़कर भाग लिया गया और काफ़ी हद तक इनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।